अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने लगे हैं सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, इसका पर्पज़ क्या था, इसका जो है वो देने वाला कौन था, और इसके अलावा इसकी जो तमाम हमारे पास ग्रुप्स हैं हम उसको देखेंगे और इसका डिफरेंस देखेंगे हम। ब्लूम टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी का आपस में क्या रिलेशन है और क्या इनके अंदर डिफरेंस है। सोलो टैक्सोनॉमी ये बिग्स एंड कॉलेज ने दिया था, बिग्स एंड कोवेन कॉलेज ने दिया था, और ये 1982 के अंदर उसने एक बुक लिखी थी, इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग उस बुक के अंदर उन्होंने सोलो टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट दिया था। सोलो जो है वो स्टैंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। अब इसका पर्पज़ क्या है, ये बेसिकली एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, एक लर्नर की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए यूज़ होता है कि क्या एक जो लर्नर है वो सिंपल से लेके, यानी थोड़े से कंटेंट से लेके, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से लेके, कैसे वो अपर लेवल, हायर लेवल, डीपर लेवल तक जो है वो किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करता है। हमें इस सोलो टैक्सोनॉमी से ये पता चलता है, यानी इसका लर्नर की परफॉर्मेंस को बताता है, और सिंपल टू कम्प्लेक्स जो लर्निंग होती है ये हमें बताता है कि ये पर्सन किस स्टेज के ऊपर, लर्निंग की किस स्टेज के ऊपर है। हमें इस जो टैक्सोनॉमी इससे ये पता चलता है। ये इसका डीपली देखते हैं। बिग्स एंड कॉलेज ने ये सोलो टैक्सोनॉमी दी, ये क्या करती है, एक तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग होता है ना, कि लिमिटेशन है, जो असेसमेंट करते हैं हम कि जी बच्चे के इतने मार्क्स आ गए, ये उसने ये किया है, ये नहीं किया, उसको छोड़ के ये फोकस करता है कि उसका जो है वो किस लेवल के ऊपर बच्चा है। क्या वो अभी तक परी है, क्या वो यूनिस्ट्रक्चरल है, मल्टी स्ट्रक्चरल है, क्या वो रिलेशनशिप है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के ऊपर है, ये हमें ये बताता है। ये रूट मेमोराइजेशन यानी डाटा सिस्टम जो है, उसके अलावा जो सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो सतही इंफॉर्मेशन कह लें या इसको कह लें, जो रट्टा सिस्टम होता है, ये उसके अगेंस्ट है, ये उसकी जो है वो निशानदेही करता है कि ये शख्स जो है इसने इस चीज़ का रट्टा लगाया हुआ है और इस शख्स ने इसको सही तरह लर्न किया हुआ है। और इसका जो पर्पज़ है, जो एम है इसका, वो यही है कि कोई भी शख्स किसी भी चीज़ को डीपर लेवल तक अंडरस्टैंड करें और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हायर लेवल, यानी हायर लेवल थिंकिंग स्किल के अंदर लेके आए, इनोवेशन के ऊपर लेके आए। मज़ीद जब हम इसको आगे देखते हैं, इसके पॉइंट्स देखते हैं, तो आपकी ये चीज़ें सारी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसके 5 हैं। एक होता है परी स्ट्रक्चर, पी स्ट्रक्चर, फिर मल्टी स्ट्रक्चर, फिर रिलेशनशिप और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। अब परी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, नथिंग टू नो, जो बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में, यानी एक ऐसा एस्पेक्ट, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम के अंदर, और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को उसके मुतल्लिक माजी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चे को उस टॉपिक के मुतल्लिक कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसा जो चाइल्ड होगा उसे हम कहेंगे कि ये परी स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर है। परी स्ट्रक्चर लेवल यानी टीचर क्लासरूम के अंदर आता है, बच्चे को, स्टूडेंट को कुछ पढ़ाता है, और जो चीज़ टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट उसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानते होते, माजी की कोई इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के हवाले से स्टूडेंट के पास नहीं होती। इसे हम कहते हैं परी स्ट्रक्चर, यानी बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ होती है, एक नई चीज़, नॉन चीज़, जो उसके लिए बिल्कुल न सिंपल है, न ईजी है, न नॉन है, जो नया बंदा है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहते हैं कि द स्टूडेंट कांट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैं क्लासरूम के अंदर टॉपिक पढ़ाता हूँ, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बच्चों से पूछता हूँ क्या इसके मतलब आपको पता है, बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कहते हैं कि सर हमने फोटोसिंथेसिस का नाम भी पहली दफ़ा सुना है। तो जो ऐसी लेवल के ऊपर होगा, ऐसे स्टूडेंट को हम कहेंगे परी स्ट्रक्चर लेवल। सेकंड हमारे पास आता है यूनिस्ट्रक्चर लेवल। यूनिस्ट्रक्चर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर स्टूडेंट जो होता है वो वन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक जानता होता है, यानी उस टॉपिक के मुतालिक स्टूडेंट के पास कोई एक इंफॉर्मेशन होती है, और स्टूडेंट कोई उस जो वो इंफॉर्मेशन उसके पास है, ना तो वो रिलेशनशिप जानता है उसके फैक्टर के साथ, या उसकी कोई डीप अंडरस्टैंडिंग, या यानी समझे एक सतही इंफॉर्मेशन है और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या है, बच्चे कहते हैं हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ये जो ग्रोथ के लिए होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह के लिए होता है। अब इतना कुछ उन्हें पता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ये जो एक वन स्ट्रक्चर का पता हो, वन इंफॉर्मेशन हो, तो इसे हम कहते हैं यूनिस्ट्रक्चर।
थर्ड है मल्टी स्ट्रक्चर। मल्टी यानी बहुत ज़्यादा। मल्टी स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टूडेंट किसी चीज़ के मुतल्लिक बहुत सी इंफॉर्मेशन रखता है, यानी 2 or more एस्पेक्ट्स ऑफ द टास्क। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है स्टूडेंट उसके मुतल्लिक एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या 1 or 2 or more पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक इशू। हाँ, ये बात है, जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास होगी वो आइसोलेटेड होगी, यानी अलग अलग होगी। एक इन्फॉर्मेशन है, दूसरी इन्फॉर्मेशन है, तीसरी चौथी, ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगी। उनके आपस के अंदर रिलेशनशिप क्या है, उनका लिंक्ड क्या है, ये स्टूडेंट को पता नहीं होगा। ही डज नॉट एबल टू इंटर रिलेट आर नो रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप को, उनके रिलेट को नहीं कर सकेगा। इसके हम 2 मिसालें देखते हैं। द स्टूडेंट कैन लिस्ट एंड डिफाइन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल बट कैन नॉट एक्सप्लेन देयर फंक्शन आर हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब वो प्लांट की बात हम कर रहे थे। अब स्टूडेंट जो हैं उनको पता है कि यानी एक पौधा है, उसको सेल का पता है कि ये सेल वाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये यानी उसको सतही इन्फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास 2 या 2 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास हैं। लेकिन स्टूडेंट इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उनको आपस में इंटर रिलेट कर सके, ये बता सके कि कौन सी चीज़ जो है वो खुराक हज़म करने के लिए होती है, कौन खुराक को अपनी तरफ खींचती है। यानी जो उनके, अब एक चीज़ का पता है, ये जैसे मैं कहता हूँ जी एक पौधा है, बड़ी आसान सी मिसाल, एक पौधा है, उसका पत्ता है, उसका तना है, उसकी जो जड़ है, उसका, ये सारी चीज़ों का तो मुझे पता है, लेकिन इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है ये मुझे नहीं पता। तो जो ऐसा शख्स जिसको उसकी इन्फॉर्मेशन सतही इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको हम मल्टी स्ट्रक्चर कह लेंगे, लेकिन उसके पास उस टॉपिक के हवाले से कोई रिलेशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पता रिलेशनशिप का नहीं पता। एक और मिसाल देखते हैं। द स्टूडेंट कैन लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये एनर्जी कहाँ कहाँ से हम जनरेट करते हैं, तो वो मुख्तलिफ हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि जी ये सोलर सिस्टम है, विंड है, हाइड्रोक्लोरिक इलेक्ट्रिक पावर है, वो सारी चीज़ों बताता है कि इन से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट कांट एक्सप्लेन देयर एडवांटेज। अब ये नहीं बता सकते इनके फ़ायदे क्या है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये बिजली पैदा कैसे करते हैं। बस इतना जानते हैं कि एनर्जी जनरेट करने वाले ये सोर्सेज हैं। आगे आते हैं, फोर्थ हमारा है रिलेशनल। अब यहाँ पे पिछली सारी बातें इसके अंदर आ रही होंगी कि 2 or more एस्पेक्ट्स ऑफ द टास्क आर नॉन, वही बात मल्टी स्ट्रक्चर वाली कि इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ ख़ास बात ये होगी कि उनके आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो भी पता होगा कि वो कैसे इंटर रिलेट कर रही हैं, कैसे उनके जो मीनिंग क्या, मतलब इनका काम क्या है, उसके काम के मुतालिक भी बता सकेंगे कि ये चीज़ आपस में मिलकर ये बनाते हैं। इस तरह के यानी उसको थोड़ी सी कह सकते हैं कि डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, उसे हम कहते हैं रिलेशनल। इसकी मिसाल देखें, द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम्स। अब मैंने बच्चों को उनके डिफॉरेस्टेशन के बारे में पूछा कि जंगलात के कटाव के क्या, अब जंगलात के कटाव, अगर बच्चे कहते हैं जंगलात के कटाव से मुराद ये है कि जंगल के कट जाना, दरख्तों को ख़त्म हो जाना, 1% इंफॉर्मेशन है। फिर अगर ज़्यादा कि ये यहाँ दरख्त हैं, इनको के कटेंगे, इससे जो है ना हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, माहौल आलूदा हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सारी जानते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मल्टी स्ट्रक्चर है। और फिर इससे अब स्टूडेंट हमें बता रहे हैं कि ये जो जंगलात कटे हैं इससे जो है ना वो क्लाइमेट में बड़ी चेंजिंग आएंगे, यानी मौसमियाती तब्दीली मुतवक्के हैं। इसके अलावा इससे क्या क्या नुकसानात हैं जंगलात के कटने से, यानी आपस में हर चीज़ के कहते हैं ना कि वो प्रोज एंड कॉन्स बताना, उसके क्लेम करना, उसकी एविडेंस देना उस चीज़ के मुतालिक, ये रिलेशनल होता है और ये 4th लेवल है। इसके बाद हमारा लास्ट जो आता है इसके अंदर वो कहता है ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी जनरलाइज्ड टू अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि तमाम इंफॉर्मेशन, यानी मेरे पास जब मैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आ गया हूँ, एक ऐसा लर्नर जो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर है, उसके पास चीज़ों के मुतालिक इंफॉर्मेशन भी होगी, वो उसकी डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जानता होगा, वो उसकी ये भी जानता होगा कि ये चीज़ के आपस के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप हैं, ये सारी चीज़ें जो बता सकेगा उसको तो हम कहेंगे वो रिलेशनल लेवल पे था। और वो सारी इंफॉर्मेशन अब इसके अंदर भी होंगी, लेकिन यहाँ पे ख़ास चीज़ ये होगी कि अब उसकी
अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है कि उसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो नई इन्वेंशन भी कर सकता है, उसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए सिमिलर चीज़ उसके सामने और आ जाती हैं तो उसको भी एक्सप्लेन करने के काबिल होता है, उसको भी बताने के, उसको उसके मुतालिक नई इन्फॉर्मेशन देने के काबिल होता है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आपको पता है जब कोई चीज़ ख्यालों के अंदर हो, कोई चीज़ थिंकिंग के अंदर हो, कोई चीज़ रियली हमारे सामने एग्जिस्ट ना कर रही हो, कोई चीज़ टेंजिबल ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसको हम टच कर सकें, वो चीज़ की इंफॉर्मेशन भी हम दें, उस चीज़ के मुतालिक भी जांचें परखें, उस चीज़ के मुतालिक भी हमें पता हो, तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके अलावा जब एक कोई लर्नर इस स्टेज के ऊपर होता है तो वो इस काबिल होता है कि वो कोई किसी चीज़ के मुतालिक हाइपोथेसिस दे सकें, यानी एक बंदा एक चीज़ के मुतालिक एक्सपर्ट हो गया, उसको उस चीज़ की ईच एंड एवरीथिंग का पता चल गया है। अब वो शख्स इस काबिल है कि अगर कोई और सिमिलर सिनेरियो उसके सामने आता है तो वो उसके मुतालिक मफरूज़ा कायम करने के, उसके मुतालिक हाइपोथेसिस देने के काबिल होता है, वो उसके मुतालिक प्रेडिक्शन देने के काबिल होता है, वो बता सकता है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, और वो उसके मुतालिक तमाम जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन हैं, तमाम क्वेश्चन जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे, टेंजिबल नहीं हैं, उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन देने के काबिल होता है, और उसको वाइडर रेंज के ऊपर, उसको बड़े पैमाने के ऊपर, बड़ी सिचुएशन के अंदर उसको एक्सप्लेन करने के काबिल होता है। इसे कहते हैं हम एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसकी मिसाल ये देख लें, द स्टूडेंट कैन डिज़ाइन एंड प्रपोज एन इनोवेटिव सोल्यूशन टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन द। अब मैं अगर बच्चों से ये पूछता, बच्चों आपको पता है प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है? अब बच्चे मुझे बताते हैं कि प्लास्टिक जो हमारा ज़ाया हो जाता है, या जो हमारे पॉलीथीन है, ये चीज़ें जब होती हैं माहौल के अंदर आती हैं। अब एक चीज़ है, जब एक दो इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो हमें पता चलेगा मल्टी स्ट्रक्चर। अब वो बता रहे हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स बता रहे हैं, जब उसके आपस में रिलेशनशिप बता रहे हैं, जब उसकी इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक़ बता रहे हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि ये बच्चा जो है वो रिलेशनल लेवल पे है। अब बच्चा अगले हायर लेवल के ऊपर आ गया और वो बता रहा है कि अगर हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर देंगे तो इसका हमारी लोकल कम्युनिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा इन्वायरमेंट कितना बेहतर होगा, हमारे मुल्क के इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो इससे इम्प्रूव होगी, हमारा सोशल फैक्टर बेहतर होगा। यानी हर वो चीज़ बता रहा है कि जो उसकी वजह से एग्जिस्ट कर सकती है, वो उसके अपने ख्याल से, अपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब कुछ बातें, क्योंकि ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, बहुत से लोगों के ज़हन के अंदर चीज़ें आती हैं कि इससे पहले हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा, ब्लूम टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी में क्या फ़र्क है। देखिए, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये सिर्फ कॉग्निटिव लेवल को चेक कर रही होती है। ये किसको चेक करें? यदि ब्लूम के अंदर हमने 3 कॉग्निटिव लेवल, अफेक्टिव, वो अलग अलग हैं। जो पहला अफेक्टिव है, जो उसका प्राइमरी फोकस होता है वो कॉग्निटिव लेवल यानी इंटेलेक्चुअल के ऊपर हमारे पास होता है, जिसके अंदर हम नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस, सिंथेसिस, एवैल्यूएशन की बात करते हैं। जबकि ये हमारे पास कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन की बात भी करते हैं कि इसके अंदर हमें ये पता चल रहा होता है ना कि वो किस लेवल पे प्रॉज एंड कॉन्स जानता है, ये चीज़ें जानता है सारी, तो यानी अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाएगा। इसके जो है वो उसके 6 लेवल होते हैं और इसके 5 लेवल ये आपको पता होंगे। इसके अलावा इसको जो है ये जो ब्लूम होती है ना, ये एज ए एक्शन वर्ब है और कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कुछ करने से और दिमाग के साथ। जबकि ये जो दूसरी है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बताती है, हमें ये बताती है कि किसी बंदे ने कितना, एक लर्नर की परफॉर्मेंस क्या है, एक लर्नर की एक्विजिशन क्या है, उसने क्या कुछ लर्न कर लिया, तो डिस्क्रिप्शन में देख रहे होते हैं। और ये 1950 के अंदर जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी, 1956 के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई, बेंजामिन ब्लूम ने दी। जबकि जो जॉन बेक्स केवन है, इन्होंने 1982 के अंदर जो है अपनी जो बुक दी उसके अंदर उसने इस थ्योरी को दिया था। इसके अलावा एप्लीकेशन क्या है, दोनों का पर्पस सिमिलर, तकरीबन नियर अबाउट सेम है, लेकिन जो हमारे पास ब्लूम है वो एक लर्नर के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमने, अब आप देखते हैं पेपर हमारे होते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर नियर अबाउट 50% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, 30% जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं और 20% एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी अब ये जो चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड हो रहे होते हैं, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर हो रहे होते हैं कि हमने असेस कैसे करना है, हमने इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है। जबकि अंदर यहाँ पे हम देख रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर रहे होते हैं कि वो किस लेवल के ऊपर है, नॉलेज लेवल के ऊपर है, यानी या उसका रिलेशनल लेवल के हुआ है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर है, प्रोग्रेशन उसकी कैसे प्रोग्रेस हो रही है। यानी अब देखें ना, वो इससे हमें प्रोग्रेस का पता चल रहा होगा कि बच्चा किस लेवल के ऊपर है, उसकी प्रोग्रेस कैसे जा रही है, उसके लर्निंग टास्क के मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी। इसी तरह ये कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी के ऊपर फोकस करता है ब्लूम, और वो क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इंटीग्रेशन के मुतालिक बताते हैं।
होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।